गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा हो गया है, उसमें बस एक हमारी टॉपिक बची हुई है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है फ्यूज वायर पढ़ना है, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, इससे ऐसी एक दो टर्म्स पढ़नी है। हीटिंग इफेक्ट का हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले ठीक है हमारे पास कुछ डाउट्स हैं बच्चे ने। ठीक है, आप लोगों ने बोला है कुछ एग्जाम्पल्स करवाने को, जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपका है 12.5 एग्जाम्पल आपने बात करा है। ठीक है, एग्जाम्पल 12.5 ये एग्जाम्पल ठीक है एक बच्चे ने पूछा है। ठीक है, इसको हम कवर करते हैं। इसमें ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दिया है 26 ओम ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ओके, लेंथ क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ओके, वेल इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, डायमीटर दिया है 0.3 मिलीमीटर, इसको हम चेंज करते हैं 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, आ रही बात समझ में। हम इसको ऐसा यूनिट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस यूनिट सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसमें ऐसा यूनिट में। कौन सा डायमीटर की हम बात कर रहे हैं ये देख लीजिए। जैसे हमारे पास ये वायर है तो ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं आपको बताया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलरेडी। ठीक है, डिस्कस करें हमने। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में ठीक है मतलब एक सर्कल होता है, इस सर्कल में क्या है, डायमीटर दिया है। नाउ रेडियस इसकी हाफ कर लेते हैं। ओके, तो हम इसके क्या कर रहे हैं, रेडियस फाइंड कर रहे हैं। तो 0.3 का हो जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं इसकी एरिया की। तो ये जो हमने बनाया था ये क्या शेप था, ये सर्कल था। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या गिवन होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो πr² हम इसका कैलकुलेट करते हैं 3.14 इंटू 3.14 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ दिस इज रेडियस, वैल्यू ऑफ रेडियस, इसका स्क्वायर कर देते हैं। नाउ वी विल गेट 3.14 इंटू 0.15 के स्क्वायर 225 ये हो गया, और एक डिजिट डेसिमल 0.025 इंटू 10⁻⁶। ओके, इस पूरे का कैलकुलेशन आप कर लेना, जो भी आएगा मीटर स्क्वायर में उसका आंसर कर देना। हम इतना लिख लिए हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, अभी जरूरी नहीं कि अभी आप कैलकुलेशन करो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी फाइंड करो, हम लास्ट में वैल्यूज को टच कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। डायमीटर आपको गिवन, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल वायर एट दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर भी दिया हुआ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, दैट मीन्स टेम्परेचर का तो डिपेंडेंस हमने रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे देख लिया है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी। Okay, you are willing to find resistivity, then what is the relation, R is equal to rho L upon A. This is formula. From here you will write resistivity is equal to transposition आप करिए R A upon L. This is the relation. Okay, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। एंड यू हैव रेजिस्टेंस, यू हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। ओके, इन तीन क्वांटिटीज को आप ठीक है देखो, इन तीन क्वांटिटीज को आप रहने दो, बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 26, एरिया 3.14 इंटू 0.0225 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन L। ठीक है, 1। लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ इज गिवन 1 मीटर। ओके, क्लियरली रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, इस फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यूज पुट अप करी। अब आपको कैलकुलेशन ठीक है खुद से करोगे, कैलकुलेटर्स यूज नहीं करोगे, यू विल कैलकुलेट एंड गेट द वैल्यू 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर, -6 ओम मीटर। ओके, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और। ठीक है, ओम मीटर क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड किया गया है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द गेस व्हाट विल बी द मटेरियल ऑफ विच द रेजिस्टिविटी यू हैव गेट 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। ओके, तो ये किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी फ्रॉम द टेबल इन एनसीईआरटी। ठीक है, एंड द टेबल नंबर इज योर 12.2। इस टेबल 12.2 का यूज करके आपको गेस करना है, आपको बताना है व्हाट विल बी द दिस मटेरियल। तो आप वहाँ पे टेबल में ऑब्जर्व करना, यू विल गेट दैट दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी बिलोंग्स टू मैग्नीज। ओके, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया है, बच्चे ने पूछा है आपका
दूसरा एग्जाम्पल है 12.9। एनसीईआरटी से हम सारी बात कर रहे हैं, तो आप ठीक है क्वेश्चन के लिए ठीक है एग्जाम्पल आप प्रेफर करो कौन सा, ठीक है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे है फिगर दिया हुआ है, फिगर हम बना लेते हैं बुक से देख के और उसके अकॉर्डिंगली हम डील करते हैं। ऑलरेडी दिस क्वेश्चन इज डिस्कस बट एज योर डाउट वी आर डिस्कसिंग इट अगेन। दिस इज ठीक है, देयर इज रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज R2 एंड अनदर वायर, through another wire you have connected to other resistors R3 ठीक है, R4 and another resistor R5। ओके, ये आपका ठीक है सर्किट हुआ। यहाँ से आपने ठीक है इसको इस तरह से कंप्लीट करा हुआ है एंड फाइनली इट इज यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई प्लस माइनस एंड दिस बैटरी ठीक है आप इसमें गिवन है चैप्टर में, दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज 12 वोल्ट एंड हियर देयर इज अ मीटर, this is plus minus the direction of current, okay, like this, and a switch. The circuit is now complete. Now mention the values, ठीक है, R1 equals 10 ohm, R1 equals 10 ohm, R2 equals 40 ohm, okay, and R3 equals 30 ohm, ठीक है, R4 is given 20 ohm and R5 is given 60 ohm. Well, now battery is 12 volt. You have to find first. The first question is total resistance or net resistance, ठीक है, and second question is total current, ठीक है। ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। यहाँ से इस डायग्राम से, इस सर्किट डायग्राम से ये सिर्फ दो क्वेश्चन नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये दो क्वेश्चन तो बुक में है, ठीक। ऑलरेडी वी हैव टोल्ड यू, वी हैव डिस्कस्ड विद यू दैट हाउ many types of questions can be asked from here, ठीक है, such diagram और such question, such part, ओके। शी, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट फाइंड करना है, डी, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको करंट और वोल्टेज की वैल्यू बताना है हर एक पर्टिकुलर रजिस्टर में। लिसन वेरी केयरफुली एंड दिस इज, अगर ये पूरा ही पार्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट द सर्किट, ठीक है, सॉल्विंग सर्किट इन योर क्लास। ओके, नाउ तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सारी मेंशन कर दे रहे हैं। दिस इज 10, दिस इज ओम, आप ठीक है कुछ समझ जाओगे कि यूनिट इसकी ओम है, ऐसा यूनिट में सारी बातें हो रही हैं। दिस इज 30, दिस इज 20 एंड 60, दिस इज 60, ठीक है। इन सारी यूनिट्स ठीक है किस में है, ऐसा यूनिट में, दैट इज ओम में सारी नंबर्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ओके, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं। वेल, आगे देखते हैं हम यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टर कैसे कनेक्ट है, पहले डिसाइड करो। यहाँ से करंट निकलती है, इस पॉइंट में जाने के बाद करंट के दो पाथ होते हैं, एक ये और एक ये दोनों ही करंट अलग अलग है, ठीक है, दोनों डिफरेंट करंट है। फिर अगेन इस पॉइंट में ये दोनों करंट सम अप हो जाती हैं और फिर यहाँ तक आ जाती हैं, सेम करंट यहाँ तक आ जाती है, फिर यहाँ डिवाइड होगी 3 और फिर वो तीनों यहाँ पे फिर से अगेन जुड़ जाएंगे, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। नेट ठीक है रेजिस्टेंस और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हो। यू आर सीइंग हियर these two resistors are in पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 1/r, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, ये पार्ट ए है एंड दिस इज पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं फॉर, ठीक है, ए के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1/r नाम दे दिए, इक्विवेलेंट क्या नाम दे दिए, 1/r इज इक्वल टू
1/10 प्लस 1/, ठीक है, 40, 1/10 प्लस 1/40, यू विल गेट एलसीएम 40। एलसीएम क्या फाइंड करोगे? 40। देन 10 4 प्लस 41, you will get here 5/40 and it becomes 1/8. Clearly 1/8. 1/RA और 1/8 implies that RA is equal to 8. दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लोगे, ओम यहाँ पे मेंशन कर दोगे 8 ओम, ठीक है। वेल नाउ ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पार्ट ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चंस का है, ठीक है। फॉर बी पार्ट के लिए भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखना, ठीक है। तो 1/RB इस सर्किट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? RB 1/RB इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, दिस इज 60, ठीक है। 1/RB equals, you will get LCM 60, this is 2 job, this is 3 job and this is 1 job. You will get 2 3 5 5 1 6 6/60, that is 1/10, and we find here RB equals 10 ohm. Okay, you have find RA and RB 10 ohm and 8 ohm. Okay, now see clearly, अगर इस पूरे सिस्टम को हम एक यूनिट मानते हैं, एक ठीक है पर्टिकुलर वायर मानते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 8 ओम, एंड दिस इज सेम करंट इसमें और इसमें फ्लो कर रही है। इस पूरे को अगर हम एक यूनिट, एक वायर, एक पार्ट मान लेते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? अच्छे से देखना, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल वैल्यू कितनी? 10 ओम। दिस इज 10, दिस 10 एंड दिस 8 आर इन सीरीज, क्योंकि एज अ होल इसमें सेम करंट फ्लो कर रही है। अगर हम इनको एक एक यूनिट मान लेते हैं तो, ठीक है, इसको एक यूनिट मान लेते हैं और इसको एक यूनिट मान लेते हैं तो दिस 10 एंड दिस 8 इज इन सीरीज। ओके, तो अब आप क्या कहोगे? अब आप कहने वाले हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पूरे सॉल्यूशन के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है, आर नेट लिख दे रहा हूँ, नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है? 10 है। कैसे फाइंड करें आपको मैंने बता दिया, 18 ओम इज योर टोटल रेजिस्टेंस। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कैसे कैलकुलेट करें वो पूरा स्टेप में आप लिख के बता दोगे। नेट टोटल करंट, ठीक है, टोटल नेट करंट या टोटल करंट को हम लिख रहे हैं टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आर नेट लिख दे रहा हूँ। टोटल पोटेंशियल इज 12 अपॉन दिस इज 18 एंड 6 2 और 2 6 3 2/3 इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर या 2.2 एम्पियर। इतना ही आप रहने दो, क्योंकि हम लोग इसका अभी आगे यूज करने वाले हैं। अगर आगे यूज नहीं करना है तो 0. ठीक है, ये 6 आता जाएगा, जिसको आप 0.67 एम्पियर लिख सकते हो। वेल ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये है 2/3 एम्पियर करंट, वैल्यू ऑफ नेट करंट इन द सर्किट। ठीक, ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। हमें नेट रेजिस्टेंस सर्किट का पता चल गया। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस हमको सर्किट का पता चल गया। This is 40, this is 10 and this is, what was it? R3 is 30, this is 30, फिर से सर्किट अच्छे से बना रहा हूँ, this is 20 and this is 60, this is 60, 20 है बीच में एक, हाँ 20 है और 60 है। पूरे सर्किट को अच्छे से देखना है। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये स्विच है, ये है 20 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 20, 30, 20, 60 और यहाँ पे 10 और ठीक है, अब ए बी वाला कॉन्सेप्ट हटा, वो इसके लिए था, रेजिस्टेंस और करंट के लिए था 10 और ये 40। ठीक है, पूरे सर्किट की नेट करंट की बात करें तो कितनी है? 2/3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ओके, 2/3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। हमें बात करना है, हमें मेनली इसमें डिस्कस करना है क्या? करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है।
अच्छे से सुनो, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, करंट की वैल्यू सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप, ठीक है, अगर इसको समझ पाते हो देन ठीक है, सर्किट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होगी, मतलब इस पूरे ब्रांच में इसमें जितना करंट होगा, ठीक, ये करंट और यहाँ इस पूरे पार्ट की जो करंट होगी सेम होगी, वो नहीं फाइंड करना है, एक एक की करंट फाइंड करना है। 10 में कितनी करंट है, 40 में कितनी है, 30 में कितनी है, 20 में कितनी है और ये 60 में कितनी करंट जा रही है। ठीक, पहले अच्छे से सोच लो, ये दोनों ही पार्ट किसमें है, सीरीज में। एज अ होल दिस कॉम्बिनेशन, जिसको हमने ए बोला था और इसको बी बोला था, ए इज इन सीरीज विथ बी, द होल ए कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विथ बी। ओके, द होल ए कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विथ बी। तो आप पहले वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं, सीरीज में वोल्टेज अलग होते हैं। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं VA, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस A। तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू आर ए का काउंट, ठीक है, करंट यहाँ कितनी थी, 2/3, ठीक है, ये तो पूरे सर्किट की नेट करंट है, हर जगह इक्वल रहेगी। एंड आर ए आपने फाइंड करा था 8, दिस इज आर ए प्लस आर बी, ये क्या है, आर ए प्लस आर बी, ये आपने फाइंड करा था शुरू में। ये आ जाएगी 8 टू 16/3 वोल्ट, 16/3 वोल्ट। वेरी केयरफुल, थोड़ा सा आपको समझना है, धीरे धीरे इसको सॉल्व करना है। वी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, इसके अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3 की करंट है और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना था, 10 था, ये आ जाएगा 20/3 वोल्ट। अच्छे से देखो, इन दोनों का एडिशन इसके बराबर आना चाहिए। 20 और 16/3 करोगे तो आ जाएगा 12 वोल्ट, मतलब हमारा वोल्टेज के कैलकुलेशन दोनों के लिए सेम है। ठीक, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। दूसरा क्वेश्चन है वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। समझना, इस वाले को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को आसान है। इस पूरे कॉम्बिनेशन ए में जो वोल्टेज है वो 16/3 वोल्ट का है, लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो इन दोनों किसमें है, पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में है तो इन दोनों में सेम वोल्टेज होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसमें कितना वोल्ट होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 16/3 वोल्ट, इसका वोल्टेज 16/3 वोल्ट। समझ रहे हो, 16/3 वोल्ट, इन दोनों में सेम वोल्टेज होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। फिर इन तीनों में सेम वोल्टेज होगा क्योंकि आपस में ये तीनों, ठीक है, जो कि नेट है कितना, 20/3 वोल्ट। यहाँ पे भी रहेगा 20/3 वोल्ट और यहाँ पे भी रहेगा 20/3 वोल्ट। क्यों बेटा, क्योंकि आपस में तो ये कैसे हैं, पैरेलल में है, इनमें सेम वोल्टेज की वैल्यू होगी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। अभी हमें करंट चाहिए, ठीक है, करंट मुझे 10 में चाहिए, तो मैंने दिया I10 मैंने लिख दिया। इस 10 ओम के रजिस्टर में करंट की वैल्यू I10 लिख दिया। करंट होता है V/R, क्या होता है, V/R। V इसका भी कितना है, 16/3 है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस बेटा कितना है, 10, क्योंकि उसका आपने फाइंड किया है। तो ये I10 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 16/30, जिसको कट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 8/15 एम्पियर, 8/15 एम्पियर। वैसे ही I किसका हम फाइंड कर लेते हैं, 40 का फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा V/R अगर, ठीक है। V कितना है इसका, 16/3 है और इसका, ठीक है, 40 है, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 16/3 इंटू 40, 16/3 इंटू 40। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 16/40 इंटू में 3, 16 कैसे, ठीक है, 8 2 जा 8, ये 5 जा, ये आ जाएगा 2/5 3 जा 15 एम्पियर। समझे, ठीक है। तो ये करंट हमने इन दोनों रजिस्टर के अक्रॉस फाइंड कर लिया, I10 और I40, ठीक। चलिए, इस पार्ट में अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं I30 फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, I30 फाइंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ का। तो यहाँ का वोल्टेज अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का वोल्टेज कितना है बेटा, 20/3 है
है और रेजिस्टेंस कितना 30 है, ये 0 0 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 2/9 एम्पियर। कैलकुलेशन आप जानते हो, ठीक। आई यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं 20, ये हो जाएगा V/R। अगेन आसान जाएगा, ओम्स ऑफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं। 20/3 तीनों में है, अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 है, ये 1/3 एम्पियर। समझे? उसके बाद कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगी तो उसके लिए आप समझ सकते हो, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। आई एम हियर टू टीच यू द टेक्निक, द मेथड। ओके ना, यहाँ पे I60 की बात करते हैं। I60 मतलब इसमें यहाँ का वोल्टेज अपॉन इसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज 20/3, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ का 60, ये 20 कितना जाएगा 3 जा, ये 3 नीचे आएगा 1/9 एम्पियर। ओके, इन तीनों करंट का ऐड कर लो, इन तीनों करंट को ऐड कर लो और फिर इन तीनों करंट को ऐड कर लो, इन दोनों करंट, ठीक है, इसको I10 को और I40 इन दोनों को ऐड कर लो, उनका जो आंसर आएगा इसके साथ ऐड कर दो, टोटल करंट 2/3 एम्पियर के बराबर हो जानी चाहिए, नहीं तो सब गलत है। एंड आई नो हियर एवरीथिंग इज राइट। ओके, और ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट आपने इस ठीक है वीडियो में देखा है, समझा है, तो समझ लो कि आपको सर्किट के बारे में काफ़ी अच्छे से या काफ़ी कुछ आता है। अगर स्टिल कुछ प्रॉब्लम होती है, यू कैन डिमांड फॉर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। अब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपके दो, ठीक है, न्यूमेरिकल थे जो कि आपने पूछा हुआ था, ठीक। और न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आप सॉल्व करो, टेक्निक में आपको दे दी हम कैसे सॉल्व करनी है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो और ठीक है मैं आपको आंसर्स यहाँ पे दूंगा। चलिए नेक्स्ट हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल में आपको अपने मन से थोड़े से कुछ करा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको अपने से, ठीक है, न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ, ठीक है, आप उनको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स से वायर, ठीक है, क्वेश्चन है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, यू कैन राइट दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व फॉर इट, ठीक है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल एंड अ वायर ऑफ, यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल एंड, ठीक है, रेजिस्टेंस, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल एंड रेजिस्टेंस, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल एंड रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, ओम आप अच्छे से बनाओगे, मैं तो ऐसे बना पाता हूँ, ठीक है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड, उसको बड़ा कर दिया गया, खींच लिया गया, ठीक है, उसको खींच लिया गया रेजिस्टेंस को, सॉरी, चलिए ठीक है, इसको स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच टू 3 टाइम्स इट्स लेंथ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स इट्स लेंथ, फाइंड फर्स्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, क्वेश्चन बी, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। एंड सी क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, सी क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका परसेंटेज चेंज इन resistance, percentage change in resistance, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, न्यू रेजिस्टिविटी, ठीक है, या चेंज इन रेजिस्टिविटी, ओके। ये 4 क्वेश्चन आपको इसमें से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आप अगर पूछो तो मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। ये नहीं बन रहा है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट रखना चाहता हूँ कि अगर आप पूछो तो एग्जैक्टली मैं ये क्वेश्चन आपको बता सकूँ, ओके। ये हो गया, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए,
ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, और अगर नहीं बनता है चारों पार्ट इसके, ठीक है, और आप लोग का ये होमवर्क है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके ये क्वेश्चन आप भेजोगे, ठीक है, सब लोग, ठीक है, भेजोगे। कैसे भेजोगे? मेरे खुद के, ठीक है, नंबर पे, ठीक है, मेरा नंबर डाला हुआ है, ठीक है, आपका मैं साइंस टीचर हूँ, जानते हो आप, ठीक है, महेंद्र नाम मेरा। मेरे नंबर पे, ठीक है, ग्रुप से जाओगे, वहाँ पे नंबर लोगे और वहाँ पे सब लोग सेपरेटली इसका, ठीक है, आप सॉल्यूशन भेजोगे। वहाँ से मुझे पता चलेगा कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो और हाउ मच यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियोज एंड दिस टाइप ऑफ स्टडीज, ठीक है। यहाँ से आप मुझे सब कुछ बताओगे। ओके वेल, आगे हम देखते हैं। अभी देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर न्यू हेडिंग, एंड दिस इज द लास्ट हेडिंग, यू हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ओके। और अभी आपका क्या काम है? अभी आपका काम है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, आपकी नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, रेफरेंस के क्वेश्चन आपके पास रेफरेंस बुक है, नेट चलाते हो, वहाँ से ढूंढ के सारे सॉल्व करो, पूछो, बट वो अदर कॉपी में कर सकते हो, फिर कॉपी में एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या बताना है आपको? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, there is many practical applications, ठीक है, there is many practical applications of heating effect, ठीक है, there is many practical applications of heating effect of electric current, okay. There is many practical applications of heating effect of electric current such as, ठीक है, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, और, ठीक है, और लिख सकते हो आप, प्लीज वेट, हाँ, ठीक है। अभी देखिए, there is many practical applications of heating effect of electric current such as electric iron, electric bulb and आप क्या लिख सकते हो? ओवन, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रूम हीटर, ठीक है, कुकिंग हीटर, ये सब होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज एटसेट्रा, ठीक है। चलिए, इन सब बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करते हो? इलेक्ट्रिक आयरन सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब सब कुछ जानते हो। इलेक्ट्रिक बल्ब का देख लीजिए केस, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का केस कुछ ऐसे, ठीक है, इसमें फिलामेंट होती है, ठीक है, एक पतली सी वायर होती है और जो इस तरह से ऐसे कनेक्टेड होती है। जैसे इसमें करंट फ्लो करता है तो ये क्या होती है? हीट होती है, काफ़ी गर्म पड़ती है, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये रेड ग्लो करती है, एंड दैट ग्लो प्रोड्यूसेस द लाइट, सिंपल है, ठीक है, आप समझ सकते हो कि जब भी कोई, ठीक है, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो गर्म होता है और उस हीट की वजह से हमें हीट या लाइट के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, मिल जाती है। इलेक्ट्रिक आयरन में देख लो, उसमें एक प्लेट होती है, नीचे कुछ इस शेप की, ठीक है, मेटल प्लेट लगी रहती है, इस शेप की, ठीक है, मेटल प्लेट इस शेप की लगी रहती है, ठीक है, ऐसे कुछ ये ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन का जो भी शेप होता है उसके अंदर ऐसी, ठीक है, मेटल प्लेट लगी रहती है। इस मेटल प्लेट में, ठीक है, जैसे करंट फ्लो करता है तो उसकी क्या होती है? गर्म हो जाती है और वो काफ़ी गर्म होती है, जिसके, ठीक है, हीट के फॉर्म में एनर्जी आप यूटिलाइज करते हो इन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर। इन सब में आपको क्या कहना है? जब भी करंट फ्लो करता है तो ये सफिशिएंटली हीट हो जाता है और उस हीट एनर्जी का हम यूटिलाइज कर लेते हैं सर्टेन वर्क में जो कि हमको जरूरी होता है। समझ रहे हो बात को? ये हो गया आपका मेन, ठीक। अब ये बात है इलेक्ट्रिक फ्यूज की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज बस आपका, अब ठीक है, नहीं जानते हो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, तो इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में मैं आपको अलग से लिखवा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है और कैसे आप इसकी स्टडी करोगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में।
ठीक है, इसमें लिखिए इट इज, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लूइड के बारे में लिखिए इट इज यूज्ड इन, ठीक है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, it is used in electric circuits, it is used in electric circuits and electric circuit to protect, ठीक है, circuit and appliances by stopping, to protect the circuit, to protect the circuit and the appliances, to protect the circuit and the appliances, ठीक है, by stopping, ठीक है, by stopping the flow of current, by stopping the flow of current, ठीक है, क्या करता है ये एक, ठीक है, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लाई, ठीक है, अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इट इज therefore it is a safety device used in electric circuits used in electric circuits। इतना आपको इसके बारे में लिखना है। फिर आगे थोड़ा सा और लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है? एक का सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि सर्किट में, ठीक है, कनेक्ट किया जाता है और ये करंट को स्टॉप करता है। कौन सी करंट को, ठीक है, हाई करंट को, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे क्या लिखना है? ये कौन सी करंट है? ब्रैकेट में लिख लेना आप। ये कैसी करंट है? अनएक्सपेक्टेड हाई करंट, अनएक्सपेक्टेड हाई करंट। आपको क्या बताना है? ठीक है, कि कैसी करंट होती है? अनएक्सपेक्टेड हाई करंट होती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ड्यू टू हाई, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हाई करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग ये आपको मेंशन करना है। क्या क्या लिखना है आपको लिखना है बेटा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको बताना है यहाँ पे, ये अनएक्सपेक्टेड हाई करंट को रोकता है। क्या करता है? अनएक्सपेक्टेड हाई करंट को रोकता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट। ब्रैकेट में लिखना अनएक्सपेक्टेड हाई करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। ये दोनों ही टर्म्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देयरफॉर इट इज सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके लिखने के बाद आप यहाँ से लिखिए it is always connected in series. It is always connected in series with the circuit. It is always connected in series with the circuit. Okay? इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए it consists of a piece of wire made of metal. ठीक है, आगे पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करना, फिर लिखना इट इज मेड ऑफ अ पीस ऑफ मेटल वायर, ठीक है, और एन अलॉय। इट इज मेड ऑफ पीस ऑफ मेटल वायर और एन अलॉय, ठीक है, ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये मार्कर सही, ठीक है, डार्क नहीं है। वेट अ मिनट, ठीक। आपको क्या बताना है? ये सफिशिएंट, क्या बताता है? ये सफिशिएंटली, ठीक है, सॉरी, ये किसका? अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। और ये किसका होता है? किसी, ठीक है, ये किस चीज का बनाया जाता है? ठीक है, किसी मेटल वायर का या फिर अलॉय का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? काफ़ी कम होना चाहिए, मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब यहाँ पे है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो आपके नॉर्मल वायर्स लगे हुए हैं कॉपर का या एल्युमिनियम के घरों में, उससे कम होना चाहिए।
थोड़ा सा स्लाइटली डिफर करना चाहिए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा उसके बराबर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि एक्चुअली ये करना क्या है, ये ब्रेक होता है खुद, ठीक है, ब्रेक हो जाता है खुद, टूट जाता है, तब जाके ठीक है मेल्ट करके ब्रेक हो जाता है, तब जाके सर्किट को ये प्रोटेक्ट कर पाता है। अभी कंस्ट्रक्शन इसका मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे बना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम्पल में आप लिख लो क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, लेड का हो सकता है, ये भी क्या होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, आयरन का भी हो सकता है, आयरन, Fe एटसेट्रा, ठीक है, इन मेटल्स का ये हो सकता है, समझ रहे हो। चलिए अब इससे आगे हम इसमें बढ़ते हैं, ठीक है, यहां पे आगे इसमें लिखिए, इट इज इनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ, इट इज पैराग्राफ से इट इज इनकेस्ड, ठीक है, बंद होता है, इसको रखा जाता है, भरा जाता है किसी में, इट इज इनकेस्ड इन अ, ठीक है, कार्ट्रिज, ठीक है, इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलेन, ठीक है, चीनी मिट्टी जानते हो, वही उसी की बात करी थी, ठीक है। इसको ग्रिप कहते हैं, घरों में इसको ग्रिप कहते हैं, बाहर ऐसे, ठीक है, बड़े बड़े चीनी मिट्टी के रहते हैं, उसमें काफ़ी ऐसे, ठीक है, एक पतला सा वायर लगा होता है, इसको खोल के देख सकते हैं, बट अपने से नहीं खोलना है, ठीक है, जब भी कभी घर में इलेक्ट्रिशियन आएगा उसकी हेल्प से, उसकी, ठीक है, मदद ले हुए और इसको देख सकते हो, ग्रिप कहते हो, इसको फ्यूज कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन आएगा उससे पूछ लेना, ऐसे बड़े बड़े से, ठीक है, चीनी मिट्टी के रहते हैं, जिसको पोर्सिलेन आप कहते हो, ठीक है। इट इज इनकेस्ड इन अ, ठीक है, इट इज इनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलेन, ठीक है, विथ मेटल वायर, ठीक है, एंड मेटल वायर, ठीक है। अब मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, डेफिनेशन पहले लिख लिया, यहाँ तक डेफिनेशन में कर देना, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, अब इसकी वर्किंग लिख लो, अब इसकी वर्किंग 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ठीक है। व्हेन हाई करंट passes through, when a high current passes through the fuse wire, ठीक है, heat is, ठीक है, heat is developed as per Joule's law, ठीक है, हीट डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसमें हीट क्या होती है, डेवलप होती है, जैसे इसमें हाई करंट हो, ठीक है, फ्लो करता है, ठीक है, एज रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज हाई एंड मेल्टिंग पॉइंट इज अप्रोप्रिएट, ठीक है, कॉमा, इट मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट, ठीक है। In this way we can protect the appliances, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो कभी, ठीक है, हाई करंट के केस में, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, पूरे घर में जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, सब के सब खराब हो सकते हैं, बट फ्यूज वायर इन सबको प्रोटेक्ट करता है और बचाता है। ये पूरी बात आपको, ठीक है, एज इट इज, ठीक है, लिखनी है, मेरे साथ नोट्स बनानी है आपको और अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डेफिनेशन हमने कवर कर लिया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये दोनों चीज समझ लो। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है, 2 वायर होती हैं घरों में, ठीक है, 2 वायर होती है, एक रेड होती है और एक ब्लैक होती है किसी भी सर्किट में, तीसरी भी होती है ग्रीन कलर की, उसकी बात नहीं कर रहे, अगले चैप्टर में सब बात करेंगे। अगर ये दोनों वायर कांटेक्ट में आ जाए,
अगर ये दोनों वायर कांटेक्ट में आ जाए, कैसे कांटेक्ट में आ सकती हैं, इनके ऊपर जो इंसुलेशन जो प्लास्टिक जो कवरिंग लगी रहती है वो टूट जाए, कट जाए, फट जाए, उसकी वजह से ये आ सकते हैं, तब शॉर्ट सर्किट के केस ठीक है जनरेट हो सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों ही ठीक है, रेड वायर क्या होती है, ये लाइव होती है और ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, इन दोनों ही वायर अगर ठीक है कांटेक्ट में आ जाती हैं, इस केस में ठीक है, इस केस में आप क्या कहोगे, ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ गए, इस केस में क्या होता है, अनडुली हाई करंट डेवलप होती है, अनडुली अनएक्सपेक्टेड हाई करंट डेवलप होती है, जिसको आप क्या कहते हो, जिसकी वजह से ठीक है सर्किट खराब हो सकता है, मेल्ट कर सकता है, पूरी तरह से ब्रेक कर सकता है। इसको ठीक है आप पॉज करके सारी चीजें राइट कर लेना। ठीक, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग ठीक है, ओवरलोडिंग क्या बताओगे, कनेक्टिंग टू मैनी appliances in a single socket। ठीक है, अब देखो कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट, क्या किया आपने, ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, आपने देखा होगा घरों में एक्सटेंशन यूज करते हैं, मतलब एक बोर्ड रहता है जिसमें वायर लगी रहती है, इसको लगा के हम कहीं भी अपने बेड में या जहाँ बैठे रहते हैं, जहाँ मजे से फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, सब कुछ, कई उसमें ठीक है चार्जर ठीक है लगा देते हैं, कई उसमें डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं, उसी में इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिए, उसी में चार्जर लगा दिए, उसमें बल्ब कनेक्ट कर दिए, ठीक है, एक टेम्परेरी हमारे पास टेबल फैन था उसको भी कनेक्ट कर दिए, मतलब एक सॉकेट ठीक है ऐसा कुछ ठीक है बोर्ड रहता है, ऐसे ठीक है गांव में आप चक्री भी कहते होंगे या फिर कुछ भी कहते हो, उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड कहते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड में बहुत सारे इस तरह से ठीक है सॉकेट रहते हैं, जिससे बहुत सारे ठीक है डिवाइसेस आप कनेक्ट कर दो, लेकिन इतना ठीक है डिवाइस कनेक्ट कर दिए कि उन्होंने क्या किया, ठीक है, जो अलाउेबल करंट थी, ठीक है, जैसे इसको तो कहीं से ठीक है, ये तो हो गया एक्सटेंशन बोर्ड, इसके वायर को तो कहीं से कनेक्ट किए होंगे, इसकी एक ठीक है लिमिट थी कितनी करंट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, और अलाउेबल से लिमिटेड करंट से ठीक है ज़्यादा करंट यहाँ पे ये ड्रॉ करने लगा, ये कहलाता है ओवरलोडिंग, और इस केस में सर्किट अगेन चल सकता है, खराब हो सकता है, इस तरह से यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हो। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, वी विल मेट ठीक है विद द चैप्टर ठीक है नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।